बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। अवाम को सियासी, समाजी और मुआशी तरक्की के रास्ते का आज़ादाना और जमहूरी तौर पर इंतखाब का हक हासिल है। रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदारी तरक्की की बुनियाद है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। मुश्तरका एलामिया में मुमालिक के दरमियान इख्तलाफात और तनाज़ात बातचीत और मुशावरत के जरिए हल करने के अज़्म का अयादा भी किया गया। एससीओ रुकने मुमालिक के सरबराहान हुकूमत का अगला इजलास 2025 को रूस में होगा और बैनुल अक़वामी तिजारत में रुकावटें, सरमायाकारी के बहाव में कमी, गैर यकीनी सूरत हाल का बाइस बन रही है। सप्लाई इसमें चेंज जो है उसमें खलल का आलमी मालियाती मंडियों में गैर यकीनी की सूरत हाल का बाइस बन रहा है और इसमें तहफ़्फ़ुज़ाती तिजारती इक़दामात का मुकाबला करने की मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएं। नौजवानों की पॉलिसी में ताउन और साइंस और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले प्रोग्राम्स की तरजीह पर जोर दिया गया। नाज़रीन, ये एससीओ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान को मेज़बानी मिली और इसमें सक्सेसफुली इसमें खुशाइन तरीके से पाकिस्तान ने इसकी सदारत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसमें जो है तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया और इसमें जो वज़ीर ख़ारिजा भारत के थे जयशंकर, उनकी जानिब से भी इसको जो है वो मुतरफ उन्होंने किया और दूसरी जानिब से उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान के साथ इन हालात में मिल रहे हैं जब इसमें जो है वो पेचीदा सूरत हाल पूरी दुनिया में सामने आ रही है। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमारे पास एनालिस्ट पैनल में सफीना खान साहबा मौजूद हैं। सफीना साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम हमारे साथ मौजूद हैं। सुंदस साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सफीना साहबा, आपसे आगाज करना चाहूंगा। एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई, किस तरह से देखती हैं? पाकिस्तान ने अपने मकासद जो एक इनर डिसाइड हुए थे उनको तय किया, अचीव किया, या फिर कोई खामी रह गई? अब सब पहली बात तो हम तमाम पाकिस्तानियों को इस चीज की मुबारकबाद देते हैं कि बहुत ही पीसफुली हो गया। जो एक परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के दुश्मनों ने बनाई हुई थी कि यहाँ कोई भी चीज नहीं हो सकती, हमें बीइंग अ पाकिस्तानी उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। फ्लॉस होते हैं हर चीज में, लेकिन ये हम पसंद करें ना करें, ये इस गवर्नमेंट की अचीवमेंट है। सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है हमारे पाकिस्तान की आर्मी को। उन्होंने जो एक कमेटी बनाई हुई थी, जिस तरह से पूरी दुनिया से जिस तरह से एतमाद दिखाया गया है, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट से भी ज्यादा हमारी पाक फोर्सेस पे एतमाद दिखाया गया है, तो वो उनको क्रेडिट भी जरूर जाता है। डेफिनेटली हुकूमत जो है उनके बिहाफ पे काम जरूर कर रही थी, क्योंकि जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं वो ऐसे काम होती हैं, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जब मुल्क के लिए, रियासत के लिए काम किया जाता है तो फिर ऐसे ही काम किया जाता है, चाहे वो कोई भी किसी भी की भी गवर्नमेंट हो। तो इस चीज के लिए मुझे तहे दिल से मैं बड़ी खुश हूं कि बीइंग अ पाकिस्तानी ये इवेंट जो है वो पाकिस्तान में पीसफुली हो गया। ओल्दो के पीटीआई के लोग भी थोड़ा से एक्स्ट्रा हाइपर थे, उन्होंने सोचा हुआ था कि हम एहतजाज करेंगे, लेकिन उन्होंने भी रीडू किया अपनी उस पॉलिसी के ऊपर, एहतजाज को मौखर किया। लेकिन कलेक्टिवली अगर मैं कहूं तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव था। पाकिस्तान समेत जो पूरी दुनिया में एक इमेज था ना पाकिस्तान के बारे में, स्पेशली कि पाकिस्तान अनसेफ लैंड है, वो तासुर तो जाहिर हुआ है। और जिस तरह से सऊदी आए और जिस तरह से तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स आए, इंडिया ने शमूलियत की, तो उससे लग रहा था कि पाकिस्तान जो है, अब वो इंप्रेशन जो पाकिस्तान का बनाया गया था उसमें थोड़ा सा तो जो है वो कमी आई थी। सुंदर साहब, आप इसको किस तरह से देखती हैं? क्या नुक्ता नजर होगा आपका इस वाले से? जैसे सफीना साहब ने कहा कि एक बहुत खुशाइन इकदाम पाकिस्तान की जानिब से और हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म में हमारी कामयाबी, हमारी जीत है बैनुल अक़वामी सफारतकारी में कि इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी इट्स अ ग्रेट विन फॉर पाकिस्तान। और जैसे कि लोगों को लग रहा था कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, पीटीआई की जानिब से प्रोटेस्ट की कॉल वापस लेना, और मैंने पहले भी उस दिन भी प्रोग्राम में कहा कि इंशाल्लाह पीटीआई की तरफ से कोई ऐसा मसला नहीं होगा। लेकिन हमारे कुछ मुल्क दुश्मन अनासर शायद इस इंतजार में बैठे थे कि जिस तरह खुदा ना खास्ता भी चाइनीज के साथ जो कराची में एक मिसहैप हुआ, तो शायद अभी भी इंदौर में कुछ ऐसा होगा। लेकिन हमने पीसफुली इसको कंडक्ट करवाया, और जो हमारी जैसा रशिया और चाइना तो उसको एंटी वेस्टर्न ब्लॉक के तौर पर देख रहे हैं,
We don't want that actually. Both India and Pakistan and rest of the South Asian countries, we don't want them. उनके अपने मकासद हैं सुपर पावर्स के, रशिया चाइना के, to make it anti-western bloc. लेकिन हम चाहते हैं अपनी बैनुल-अक़वामी सफारतकारी और इक़्तिसादी सतह पर जो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, CPEC के जरिए से हम लोग चाहते हैं कि हमारे बहरा अरब और इंडियन ओशन तक हमें वो रूट मिले, वो ऐसा रास्ता मिले कि हमारी ट्रेड में इजाफा हो, और हम लोग जो है इस पर यूटिलाइज करना चाहते हैं कि एक तो पीसफुल दुनिया को मैसेज किया कि पाकिस्तान इज नॉट अ टेररिस्ट स्टेट, और सारे मसाइल के बावजूद भी हम ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म का हमने प्रोवाइड किया कि जिस पर इतनी बड़े लेवल पर जो है ये मुनक्किद हुआ। और उसके अलावा हमारी कोशिश यही है कि हम राब्ता-कारी तिजारत और ऐसे ग्लोबल ट्रेड और आलमी चैलेंजेस पर बात हमने की है इस मौजू पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे समिट में, कि जिससे दुनिया को मैसेज मिला है कि हम ट्रेड की जानिब अपनी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को मजीद बैलेंस करने की जानिब रवा दवा है, और अपने एशियन कंट्रीज के साथ हम अच्छे ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, अनलाइक इंडिया जिसके अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, क्योंकि वो अपने एक जोन में है, भारत के जो जोन में इंडिया शायद उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। और बहुत आप इंडिया चैनल्स को देखें, वो यही शोर मचाया हुआ है, फिर उनको शायद अभी तक की बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि कैसे पाकिस्तान इतना पीसफुली जो है ये कंडक्ट कर लिया है। लेकिन हमारा मकसद किसी को दिखाना या बताना नहीं था, हमारा मकसद जो है पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तेमाल रखते हुए अपनी तिजारत, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने पर, और हम उसी की जानिब रवा दवा है। जिससे हमारा वर्चुअल, अभी ये कोई फॉर्मल इनॉग्रेशन नहीं थी पैकेज वर्चुअल इसलिए हमने करवाई, जिस पर उनको ये कहने का मौका मिला कि पता नहीं हम शायद सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हमने जो है उसको ऑन ग्राउंड नहीं करवाया, बल्कि ऐसा इसलिए स्पेशल करवाया गया कि एक अच्छे गुड जेस्चर के तौर पर हमने स्पेशल करवाया। जब हम बाकायदा इनॉग्रेशन करवाएंगे तब हम ऑन ग्राउंड भी इनॉग्रेशन करवाएंगे चाइना से, या हम उसको फोर्स सीपैक पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर है, लेकिन अभी एक अच्छे गुड जेस्चर के तौर पे, ताकि हमारा सीपैक के जरिए जो हमारे मकासद है सीपैक को बनाने के लिए कि हम जो है वो दूसरे ममालिक के जरिए जो ट्रेड को एनहांस करें। अभी चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ईरान अभी रिसेंटली इसका हिस्सा बना है, तो ईरान के साथ हमारी तिजारत को चाइना भी नहीं है, जो कि हम चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट की लैंड लॉक कंट्री के जरिए पाकिस्तान के तवस्सुत से और सीपैक के जरिए हमें बहरा अरब और इंडियन ओशन के जरिए हम जो है वो तिजारत कर सके। तो यही हमारा एज अ जो हमारी इकोनॉमी स्ट्रगलिंग फेज में ही हमारे मकासद है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी तिजारत जो है, हमारे रवाबित जो है वो आगे बढ़े। हम किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना चाहते। वी आर अ पीसफुल नेशन एंड वी आर इक्वली फेसिंग टेररिज्म, इनफैक्ट मोर देन एनीबॉडी इन दिस होल वर्ल्ड। जैसे कि भारत हमेशा कहता है कि जनाब कि पाकिस्तान की तरफ से ये दहशतगर्दी आ रही है, तो वी हैव लॉस्ट मोर मेन देन एनी अदर कंट्री इन द होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट मेन, वी हैव लॉस्ट वुमेन एंड किड्स एज वेल। सो वी आर द टॉप मोस्ट विक्टिम्स एंड सफर। जितना सफर हमने किया है इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म वो इंडिया ने भी नहीं किया। इनफैक्ट इंडिया इज द वन हु एक्चुअली स्प्रेड टेररिज्म इन यूनिफॉर्म, एंड अभिनंदन इज अ लाइफ एग्जांपल ऑफ दिस स्प्रेडिंग यूनिफॉर्म एंड टेररिज्म एक्चुअली। तो दुनिया ने देखा है कि जी कंप्लीट कर लीजिए। दुनिया ने जिस तरह देखा है कि इंडिया ने कैसे यूनिफॉर्म में टेररिज्म को एक्सप्लॉइट किया, और अभी टारगेट किलिंग्स के तवस्सुत से ना सिर्फ पाकिस्तान ने बहरा शोर मचाया कि टारगेट किलिंग इंडिया करवा रहा है पाकिस्तान में, लेकिन कनाडा से उसके बिगड़ते हुए रिसेंटली आप देखें ताल्लुकात इस बात की निशानदेही करते हैं। न्यूयॉर्क में उन्होंने टारगेट किलिंग प्लान की है। तो इंडिया बेसिकली टेररिस्ट कंट्री है, और जो कि यूनिफॉर्म में हो या सिविलियन में हो, छुप के टारगेट किलिंग हो या पीठ पीछे वॉरबट बलूचिस्तान में जो इंडिया कर रहा है, और जो न्यूयॉर्क में किया, जो बलूचिस्तान में किया वही न्यूयॉर्क में किया, और वही कनाडा में किया। तो इंडिया टेररिस्ट स्टेट है, ना कि पाकिस्तान। ये तो खैर बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम टेररिज्म पर बात करना नहीं है। हमें भी कुछ नहीं था अच्छी उम्मीद इंडिया से, अगर जैसे डॉक्टर एस शंकर साहब ने कहा, जबकि जाते हुए तारीफ करके गए हैं, पाकिस्तान को मुबारकबाद देकर गए हैं, कितने अच्छे से उन्होंने कंडक्ट करवाई है। आई एम क्वाइट श्योर कि वो जितने वोकल रहे हैं टू स्प्रेड वर्ड अगेंस्ट एंटी पाकिस्तान, उनके सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं जरूर कम होंगे, क्योंकि उन्होंने जब आकर देखा पाकिस्तान की लाइन पे, तो ये तो एक हॉस्पिटैलिटी से भरपूर हम लोग हैं, और हम लोग मेहमान नवाज लोग हैं, और वो जो उनके खदशात और वो जो assumptions थी अबाउट पाकिस्तान वो काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी। एंड आई विश एंड प्रे कि अब जाके वो इतना एंटी पाकिस्तान साउंड ना करें जैसे कि वो हमेशा से करते हैं। और उन्होंने देख लिया कि आप तो टेररिज्म मैनिपुलेशन या नेगेटिव प्रोपेगेंडा नहीं करते। हमारा मकसद अपनी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को बूस्ट करना है, ना कि एक दूसरे को मतलब मेरा सेंस के ब्लेम गेम के चक्कर में फंसना। वी आर नॉट दैट, वी डोंट वांट दैट। ऑलराइट, सफीना साहबा आपसे जानना चाहूंगा, जयशंकर साहब उन्होंने अपने जो तकरीर, अपना जो खिताब किया, उसमें उन्होंने कर्जों का जिक्र किया, दहशतगर्दी का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि इस तरह की सूरत हाल में इन चीजों से निपट रहे हैं। कोरोना का उन्होंने जिक्र किया,
और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है अफगानिस्तान का जिक्र किया, अफगानिस्तान की सरजमीन के हवाले से कहा कि वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए दहशतगर्दी के लिए, किसी भी दीगर ममालिक के लिए, और साथ में आलमी इमदाद के हवाले से भी जो है उन्होंने कहा कि नजर की निगाह से देखना चाहिए। लेकिन भारत के हवाले से जो है आजाद जम्मू कश्मीर के हवाले से बात नहीं की गई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से। अगर इन फ्यू डेज बैक आप देखें यूएनओ में यही जयशंकर साहब जो हैं इन्होंने आजाद जम्मू कश्मीर को आजाद करवाने के लिए यह कहा कि पाकिस्तान से हम जो कश्मीर है उसको आजाद करवाना चाहते हैं। तो इन अ पोलाइट वे, इन अ फ्रेंडली वे कहीं ना कहीं मैसेज ये भी एडॉप्ट करना चाहिए था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से। देखिए हमजा, मेरे ख्याल से ये जो एसओसी था ना, इसमें यहाँ पर मोस्टली दोनों मुल्कों ने यही सोचा था कि हमें अपने मसाइल के ऊपर बात करनी है, अगर हमें आगे मिलकर चलना है तो हमें शायद उन्होंने पर्पसली जो है वो मकबूजा कश्मीर या कश्मीर का टॉपिक नहीं छेड़ा है। वरना जिस तरह से आपने पहले खुद ही बता दिया था वहां पर कितना वोकल होकर बोले, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर कश्मीर के बारे में किस तरह से वोकल होकर बोले, इंडिया वहां पर वोकल होकर बोला। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बिहाइंड द सीन दोनों ममालिक ने ये सोचकर ये पॉलिसी अपनाई कि हमें इस समिट में जो है वो कश्मीर का जो है वो मसला नहीं छेड़ना है। हालांकि छेड़ना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि ये तय एजेंडा था कि हमें कश्मीर को टच नहीं करना है, हमें अपने मसाइल को आगे लेकर चलना है। उसको बैक बर्नर पे डाला हुआ था। कश्मीर का अगर होता तो बहुत अच्छा होता। किसी ने फलस्तीन का जिक्र नहीं किया, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी नहीं छेड़ा। इंडिया डेफिनेटली हमारा नेबर ही नहीं है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली अंडरमाइन करने की कोशिश की है पाकिस्तान को, जहां पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का जिक्र करके, पाकिस्तान की महंगाई का जिक्र करके, पाकिस्तान की इकोनॉमी का जिक्र करके उन्होंने पिंच करने की कोशिश की है। तो ये नहीं है कि इंडिया बहुत ही ज्यादा खुश होके हो या बहुत ही हाइपोथेटिकल होके उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो है दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जबान में, अपने स्टाइल में पाकिस्तान को पिंच करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान ने डेफिनेटली, पाकिस्तान होस्ट था तो पाकिस्तान किसी भी ऐसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता था जिससे कोई चीज ट्रिगर हो। तो वो हमारी प्रॉब्लम भी थी, हमारी मजबूरी भी थी कि हमने सबको ऑन बोर्ड लेकर चलना था और हमने सबको, हम बीइंग अ होस्ट, हमें किसी को अनकंफर्टेबल नहीं करना था। बाकी और बहुत सारे मौके आएंगे जहां पर भारत अपनी बात करेगा। आप ये मत सोचें कि पाकिस्तान से अगर होके चले कनाडा वाले मामले पे जो है वो पॉइंट आउट करना चाहिए था भारत को, क्योंकि दहशतगर्दी के हवाले से जयशंकर साहब ने कोई अमेरिका को या चाइना को या दीगर मुल्कों को जो है वो पॉइंट आउट नहीं किया, बल्कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान को पॉइंट आउट किया जा रहा था। कि वो अपना पूरा करके गए हैं जिस तरह से वो कर सकते थे। पाकिस्तान को वो ग्लोरीफाई नहीं करके गए हैं, पाकिस्तान पे ब्लेम करके गए हैं। अब दूसरी तरफ कनाडा से हेड ऑन ले लिया है, उनके सफीर को निकाल दिया है मुल्क से, अमेरिका ने उनको हेड ऑन ले लिया है भारत को। तो भारत खुद आइसोलेट हो रहा है जिस तरह से वो एक्टिविटीज कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करके हमेशा विक्टिम बनता रहा है भारत, लेकिन दूसरे ममालिक के अंदर जाकर कार्रवाइयां करके लोगों को मार के वो विक्टिम नहीं बन सकता। क्योंकि पाकिस्तान की दफा तो वो पूरे अपनी जिस तरह से मोनोपोली करते हैं, अपना उनका एक एजेंडा होता है, पूरी दुनिया में उनके लोग फैले हुए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ गैंग अप होते हैं, बहुत आसान होता है। लेकिन अमेरिका और कनाडा के खिलाफ भारत का कुछ कर पाना या अपनी बात को मनवाना ना होने के बराबर है। तो ये आप जरूर कंपैरिजन रखें कि भारत की सिर्फ पाकिस्तान पे चल सकती है, भारत की सिर्फ अफगानिस्तान पे चल सकती है, भारत की सिर्फ बांग्लादेश पे चल सकती है या श्रीलंका पे चल सकती है, लेकिन जो वेस्ट है वहां पर भारत की उस तरह से नहीं चल सकती। बेशक जो है इकोनॉमी के जो हब है वो भारत में बनाए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लेबर, वहां पर सब कुछ बहुत इजी है। लेकिन जब अपने अपने मुल्कों की सालमियत की बात आती है, अपने लैंड की बात आती है, तो उसको सबसे ज्यादा डिपेंड किया जाता है। कनाडा ने जिस तरह से सख्त स्टांस लिया है वो एक मिसाल अपनी है। अब पाकिस्तान हमेशा लीनियंट रहा है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डिफेंसिव पोजीशन पे रहा है। पाकिस्तान को कभी भी ये चांस नहीं मिला कि वो अपने आप को फ्रंट फुट पे आके डिफेंड कर सके, वो डिफेंसिव पॉलिसी पे रहा है। पाकिस्तान को डिफेंसिव पॉलिसी नहीं, डिफेंड आगे बढ़ चढ़कर अपना बयान करने की जरूरत है, ना कि जो भारत आपके ऊपर एलिगेशन लगाए उसको डिफ्यूज करने की कोशिश करे, बल्कि खुद से एक प्रॉपर पेपर वर्क के थ्रू अपने एक ऐसी टीम बनाए जो पूरी दुनिया में जाकर भारत की जो चीजों को उजागर करे कि ये किस तरह से कर रहे हैं। रादर देन भारत जब इल्जाम लगाता है तो पाकिस्तान उसको डिफ्यूज करने के लिए डिफेंसिव होकर स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, या कोई हमारी खारजा पॉलिसी से कोई एक बयान आ जाता है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को हेड ऑन लेना चाहिए भारत को, जिस तरह से कनाडा ने लिया है, जिस तरह से अब अमेरिका ने लिया है। कितनी इनकी दोस्ती है अमेरिका की और भारत की, लेकिन जब उनकी अपनी सरजमीन की या कनाडा की बात आई तो उन्होंने भारत की तरफ नहीं अपना पलड़ा डाला, उन्होंने कनाडा की तरफ डाला अमेरिका ने। तो इस तरह से पाकिस्तान को लीनियंट नहीं होना चाहिए।
फ्यूचर में पाकिस्तान को डिफेंसिव पोजीशन में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को अगर डिफेंड करना है तो दूसरे के एलिगेशन के बाद नहीं बोलना, पहले बोले। सबसे पहले, इससे पहले कि दूसरा इल्जाम लगाए और आपको उसको डिफ्यूज करे, सबसे पहले अपनी एक खारिजा पॉलिसी ऐसी मजबूत बनाए कि फिर पूरी दुनिया देखे और सुनने पर मजबूर हो। इसके लिए स्ट्रॉन्ग टीम होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों में इतना कैरिज्मा हो कि वो जब जाके बोले तो उनकी बोलने में, उनके बताने में इम्प्रेसिव वो पर्सनालिटीज हों कि दूसरों को कन्विंस कर सके। पाकिस्तानी तो वो हमारे पुराने घोड़े भेज देते हैं, जो बोल रहा होता है वो सुन लेते हैं और वो कहते हैं हाँ ये बोलते रहते हैं। तो ऐसी चीज। सफीना साहब, नए घोड़े कहाँ से लाए जाएं? नए घोड़े अभी देखे ना, हमारे पाक फौज में जैसे पूरी दुनिया से ला रहे हैं या नहीं ला रहे, सब लोग आके आर्मी चीफ से मिल रहे हैं। पूरी दुनिया में देखे क्या इमेजेस जा रहे थे, आर्मी चीफ से आके सब मिल रहे थे, इंडिविजुअल मीटिंग्स उनसे हो रही थी। मतलब प्राइम मिनिस्टर को बराए नाम मिला जा रहा था। आप इस चीज को इग्नोर मत करें। पाकिस्तान में जितना से आर्मी का रोल है हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों पर एतमाद नहीं है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट पे दुनिया का एतमाद है। और उनको ऐसा लगता है कि जो ये एस्टैब्लिशमेंट, जो पाक फौज हमारे से कमिट करेगी उसको पूरा करवाएगी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। तो ये वो एतमाद है जो पाक फौज के ऊपर, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप कहें कि जी हम जमहूरी हैं, लेकिन मैं मेरे बस में नहीं है। जो हमारी हुकूमतें हैं वो मिजरेबली सियासतदान फेल होते हैं, तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो ऐसी टीम जो अब मैं एक बात का जिक्र करूंगी, मैंने हमेशा बचपन से सुना था कि जो हमारे जर्नल जो होते हैं वो बंद कमरों में जाके जो है वो खामोश हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे जो जनरल शमशाद आए हुए थे उनको सुनने का मुझे मौका मिला, और वो एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें सिर्फ फॉरेनर्स बैठे हुए थे। वो वहां पर उन्होंने किस तरह से दबंग तरीके से पाकिस्तान को डिफेंड किया था कि मुझे गूज बम आ रहे थे। मैंने कहा ये जर्नल्स है जिनके बारे में हमें बचपन से सुनाया जा रहा था कि जर्नल्स लेट जाते हैं, जर्नल जो कहते हैं वो सुन जाते हैं। आप बिलीव करें कि जब उस मीटिंग को खत्म करके हॉल में आए, जहाँ के वो हॉल पूरा भरा हुआ था, वो पहले ही वो सारे के सारे जो भी उनके होस्ट थे वो फ्लैट हो चुके हुए थे। उनकी बात से, उनकी कन्विंसिंग पावर इतनी ज्यादा थी कि जो होस्ट था वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा हुआ था। वो जब नीचे आया तो उन्होंने पहले कह दिया कि आई एम ऑलरेडी फ्लैटर्ड। तो ये है कि कन्विंसिंग पावर, बात करने का अंदाज, नॉलेज कैसा है किसी के पास जो जाके आप दूसरे को कन्विंस कर सके। तो मैं तो तब से बड़ी इंप्रेस हुई हूँ। मेरे तो वो माइंड से निकल गया जी हमारे जर्नल जो है वो डर जाते हैं। मैंने तो पहली दफा देखा हमारे जर्नल जब बंद कमरों में बोलते नहीं है, वो बोलते नहीं है, वो धाड़ते हैं। और अगले जो है यहाँ पर अपनी धरती पे बैठ के इंग्लैंड में वो लोग फ्लैट हो जाते हैं। एक आउटस्पोकन बोलने का अंदाज, इंग्लिश पे जो है वो पूरा आपका अबूर हासिल हो, लैंग्वेज पावर हो, नॉलेज हो, तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि दूसरे को आप अपनी बात कन्विंस ना कर। तो ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। जी सुंदर साहबा, आपका इस पे क्या नुक्ता नजर होगा? जो स्टांस पाकिस्तान की जानिब से रहा और भारत जो है वो इनडायरेक्टली अपने मैसेजेस कन्वे करता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम जो है तो कर रहे हैं अच्छे ताल्लुकात की, लेकिन भारत जो है वो आजाद कश्मीर को भी आजाद करवाना चाहता है। देखिए, टेररिज्म पर एक नेगेटिव प्रोपागेंडा करने के अलावा भारत के पास कुछ है ही नहीं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान दुनिया को बताने के लिए। वो एक ही प्रोडक्ट सेल कर करके भी थक चुके हैं शायद ना। टेररिस्ट का आपको मंजन उनका ज्यादा बिकने नहीं वाला, सॉरी टू से, वो बिके नहीं रहा एक्चुअली ना। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में मोदी सरकार ने एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व माइंडसेट की बीजेपी पार्टी ने अपने इलेक्शन जीतने के लिए तो इस्तेमाल कर दिया। वो उन निहत्ते और उन जो कभी जिनके पास दो खाने की रोटी नहीं है, जो कभी स्कूल ही जाते, वो निचली जात के हिंदुओं पर तो चल रहा था। जो ह्यूमन राइट की वॉयलेशन सबसे ज्यादा तो खुद भारत के अपने अंदर होती है निचली जात के हिंदुओं के साथ ना, वो वहां पर तो उनका वो प्रोडक्ट सेल आउट हो जाता है। लेकिन जो सेक्युलरिस्ट या पढ़े लिखे हिंदू अभी भी जो इंडिया में मौजूद है, जो अपने सेक्युलर इंडिया को बचाना चाहते हैं, सो कॉल्ड डेमोक्रेट इंडिया को जो बचाना चाहते हैं, उनके आगे तो वो मंजर नहीं दिखता ना उनका बीजेपी का। वो निचली जात के हिंदुओं के साथ ही चलता है जो मेजोरिटी में है और जो कि उनको इलेक्शन वोट्स देकर हुकूमत में लेकर आते हैं। ठीक है, अभी भी आप देखिए जितने भी पढ़ी लिखी और हाईली एजुकेटेड या एलीट क्लास है इंडिया की, वो अभी भी ऑपोजिशन की साइड पर है। जो ऑपोजिशन जो अपनी ऑपोजिशन को बोलने नहीं देते हैं, अपनी निचली जात के हिंदुओं को बोलने नहीं देते। व्हाट अबाउट द क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटीज की बहुत बड़ी वॉयलेशन इंडिया में होती है, माइनॉरिटी राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन होती है। तो क्यों ना भारत की गैर कानूनी तौर पर ज़रिए कब्जा जम्मू और कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो, वहां पर भी होती है। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, ठीक है, उनके पास टेररिस्ट करने के अलावा कुछ और है ही नहीं दुनिया को दिखाने के लिए या ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए। जबकि अभी जैसे मैंने पहले कहा, टारगेट के लिए के नाम पे वो खुद भी बेनकाब हो चुके हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू कश्मीर की क्यों अभी इस पे बात नहीं हुई है, तो अगर पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान एक बड़ा जर्नल स्टैंड रखा है कि हम
तमाम बरादर ममालिक के इस्लाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है, नेबर पड़ोसी ममालिक के साथ हम पीसफुल निगोसिएशन चाहते हैं, बट भारत के साथ स्पेशली नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ कश्मीर। अगर हम भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो दुनिया को, कश्मीरी हमारे भाइयों को या खुद इंडिया को तासुर ना पड़े कि शायद हम 2019 के बाद जो है वो इंडिया के साथ समझौता कर रहे हैं ऑन द कॉस्ट ऑफ कश्मीर। तो पाकिस्तान का तो कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का स्टैंड हमेशा की तरह क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। उस पर हमें हर फोरम पे बात करने की जरूरत नहीं है। जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अकॉर्डिंगली पीसफुल नेगोशिएशंस नहीं होता, कश्मीरियों को हक और इजाजत नहीं मिलता है, पाकिस्तान अपने स्टैंड से नहीं हटने वाला। हाँ, लेकिन जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में बड़े से बड़े ममालिक जो है, इवन इंडिया चाइना के साथ भी लद्दाख पे लड़ता रहे लेकिन तजारत करना नहीं भूलता है। रशिया चाइना के साथ जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट तजारत करना नहीं छोड़ता है। सो व्हाई नॉट इन इंडिया एंड पाकिस्तान? हमारा स्टैंड ये है कि भाई हम तजारत करें, हम पड़ोसी ममालिक हैं। हमारी जो बासमती राइस है जिसको वो अपना करने की एक मंडी काविश कर रहा है, बासमती राइस जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बराबर से मिलते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम तीनों ममालिक की दुनिया में सबसे ऊपर है, तो क्यों ना हम मिलकर जो है आम पर, चावलों पर, कपड़ों पर तजारत करें, अपनी बासमती राइस पर तजारत करें और दुनिया में साउथ एशियन रीजन को, साउथ एशियन कंट्रीज को मजबूत और मुस्तहकम बनाए, जो कि असल में एजेंडा है एससीओ समिट का कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपनी फ्रेंडली टाइज को इस्तेमाल करके तजारत करना। रशिया और चाइना का होगा स्टैंड एंटी वेस्टर्न ब्लॉक, लेकिन हम जितने भी एससीओ में रशिया और चाइना के अलावा ममालिक है, उनका मकसद तजारती सतह पर अपनी इकोनॉमीज को मजबूत और मुस्तहकम करना है। टेररिज्म, टेररिस्ट, नेगेटिव प्रोपेगेंडा, ब्लेम गेम, वी डोंट वांट दैट। पाकिस्तान इससे बहुत आगे की सोच रहा है। हम अपनी तजारत को बेहतर करना चाहते हैं, ना कि आप टेररिस्ट तो आप टेररिस्ट करते करते हम आपका टेररिस्ट, हमारा फ्रीडम फाइटर, हमारा फ्रीडम फाइटर आपका टेररिस्ट। इस ब्लेम गेम को बहुत सारे चुके हैं। प्लीज मूव अहेड, आगे बढ़े, आगे की सोचे, फ्यूचर पर तवज्जो दें। मसला कश्मीर के कानून हमारा स्टैंड क्लियर है। उसके अलावा तजारत करते हैं, क्यों ना हम मिलकर साउथ एशियन रीजन में एक दूसरे को मजबूत और मुस्तहकम करें। क्यों ना हम तजारत से हम वी आर नॉट सेइंग कि हम एंटी वेस्टर्न ब्लॉक बने, बट क्यों ना अपने साउथ एशियन रीजन को जो है मजबूत और मुस्तहकम करें। क्लाइमेट चेंज पे ढाका, शंघाई, बीजिंग और ये दिल्ली और लाहौर दुनिया के भारत तो दोनों तरफ जो है वो टांग फंसाए हुए है। क्वाड में देखें तो वहां पे 4 ममालिक हैं, उसमें भी भारत शामिल है, इधर भी भारत शामिल है। भारत जो है वो अपनी डिप्लोमेटिक कली जो है वो दोनों तरफ टांगे फंसा के अच्छे तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। तो ये वी अप्रिशिएट इट, मतलब हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है कोई कितना आगे निकल रहा है। हमें खुद को आगे पहुंचाने में हमारी सारी इस वक्त पॉजिटिव एनर्जीज पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में। हम किसी के साथ ब्लेम गेम नहीं कर रहे, कौन कहां जा रहा है हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हमें अपने आप को आगे बढ़ाने में, हमारी जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, हमारे अपने बहुत इंटरनल मसाइल, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के आपस के अपने मसाइल है। हम टेररिज्म से अलग फेस कर रहे हैं। हमारे बलूचिस्तान में जो हो रहा है, जो इंडिया ही दहशतगर्दी फैला रहा है, हमारे अपने इतने मसाइल हैं कि हम उसमें उसको ही बेहतर करने की, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन कहां जा रहा है। हमें खुद को आगे पहुंचाने में हमारी भी सारी एनर्जी तवानाई है और हम ये चाहते हैं कि अगर हम मिलकर आगे बढ़ सके सो व्हाई नॉट। अगर हम बांग्लादेश, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर है। इंडिया के तो किसी पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है। मालदीव्स के साथ, खुद नेपाल के साथ, द सेकंड हिंदू कंट्री इन द होल वर्ल्ड, उनके चाइना के साथ कितने बेहतरीन मरासिम हैं। नेपाल के चाइना के साथ बेहतरीन मरासिम है और खुद इंडिया के चाइना के साथ नहीं है। हमारी तो माशाल्लाह कितनी सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं। हमें अगर 1-2 कंट्रीज आपस में, कोई 2 इस्लामिक ममालिक अगर आपस में उनकी हल्की सी अनबन होती है तो इंडिया को फौरन मौका मिलता है कभी कैसे इस्लामिक ममालिक है। तो आपके तो वाहिद हिंदू मुल्क जो नेपाल, आपकी तो उनके साथ नहीं बनती है, ठीक है। वो तो खुद चाइना के बहुत सपोर्टर, उनके तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं, वो तो भाग भाग के चाइना जाते हैं। तो आपका दूसरा हिंदू मुल्क इंडिया के अलावा जो छोटा सा नेपाल है, आप तो उसके साथ वो अलायंस बरकरार नहीं सकते हैं। तो व्हाट अबाउट द, आप इतने बड़े इस्लामिक वर्ल्ड पे कैसे सवालिया निशान उठा सकते हैं? आप तो एक हिंदू कंट्री को संभाल के नहीं रख सकते हैं अगेंस्ट चाइना। सो आप हमें क्या कहते हैं? बहरहाल हमारा मकसद जो है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना, पाकिस्तान को इक्तिसादी सतह पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, हम कर्जों से कैसे निजात हासिल कर सके, हम टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म से कैसे फाइट कर सके। तो हम अपने ही मसाइल को सुलझाने में इस कदर मसरूफ हैं कि हमें किसी और से कोई गर्ज नहीं। ठीक है नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आईनी अदालत के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक कदम पीछे हटती हुई दिखाई दी है। जराये के मुताबिक इसमें आईनी बेंच पर इत्तफाक किया गया है
और इसमें देखते हैं कि अब क्या चीजें इसमें वाज़ेह होती हैं। दूसरी जानब सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास भी जारी रहा, उसमें क्या गुफ्तगू आई, जेर बहस ला देंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे आईनी अदालत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक कदम पीछे है। आईनी बेंच पर इत्तफाक हुआ, बड़ों के इजलास की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आई। लाहौर में गुज़िश्ता रोज 3 जमातों के बड़े सरबराहों के दरमियान ये होने वाली बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आई है, जिसमें नवाज शरीफ की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज में इशाइयत का एहतमाम किया गया था, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थीं। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने भी आईनी तरामीम के लिए JUI, फे और पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे पर इत्तफाक कर लिया है, जिसकी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तस्दीक भी की थी। बात आईनी अदालत से होती हुई आईनी बेंच पर आन पहुंची है। दूसरी जानिब PTI और पीपल्स पार्टी के 4 रहनुमाओं का दावा है कि बड़ों की नशिस्त के बाद आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक हुआ है। आईनी अदालत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक कदम पीछे हुई है। तमाम जमातों में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक राय हुआ है। और इसी के साथ साथ बैरिस्टर गोहर खान साहब जो हैं, उनकी जानिब से यह दावा किया गया है कि हुकूमती बेंचेस से 7 मेंबरान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि बिलावल साहब बेहतर समझते होंगे क्योंकि उन्हीं के जमात के मेंबरान जो है वो वोट नहीं देना चाहते हैं। सफीना खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सफीना साहब, किस तरह से देखती हैं आईनी अदालत के कयाम से आईनी बेंच तक का जो है ये सिलसिला अब नजर आ रहा है? देखिए हमजा, हुकूमत जो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करती हूँ, इनको बहुत ज्यादा खौफ है आईनी अदालत से। इनके ऊपर प्रेशर है। वो प्रेशर कहां से है हम सबको पता है कि आईनी अदालतें कौन बनवाना चाहते हैं। अब ये इस खौफ में मुब्तला है कि ये बॉल एक दूसरे के कोर्ट में फेंक रहे हैं और अब ये कंधा यूज कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान का। उनको इन्होंने कन्विंस किया होगा, जैसे पहले भी एक कामरान मुर्तजा ने एक बात कही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हमारी मजबूरी है, आप ही कुछ बोल दें कि हम तो नहीं बनवाना चाहते आईनी अदालतें, सॉर्ट ऑफ कुछ उन्होंने इस तरह से एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसको जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ी थी बिलावल भुट्टो जरदारी को कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये वो खौफ है, इनको पता है कि अगर आज आईनी अदालतें बन जाती हैं तो इसका शिकार हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगी। ये आईनी अदालत जो है ये सिर्फ PTI के लिए नहीं बनेगी, इसमें आने वाला हर सियासतदान जो है वो उसका शिकार होगा। तो इन्होंने एक नई टर्म जो है कि जी आईनी बेंच बन जाए, क्योंकि बेंच बना होगा वो जब चाहे खत्म किया जा सकता है, वो अदालत नहीं होगी। तो इन्होंने ये अपनी तरफ से करने की कोशिश की है, ये प्ले करने की कोशिश की है कि जी चले जी तमाम लोग जो है वो इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं, मौलाना साहब भी कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि इस तरह से नहीं, ये हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। हमजा, ये आप जिंदगी में बात याद रखिएगा, हुकूमत नवाज शरीफ साहब से मुतालिक पहले भी ये बातें आई थी कि वो नहीं चाहते कि कोई भी किसी भी किस्म की जो है वो आईनी अदालत बने, क्योंकि आईनी अदालत जब बन जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की चीजों को हैंडल करेगी। वो उसका उस अदालत का किसी भी किस्म का आम सिविलियन से कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब होली सोली जो भी अमेंडमेंट होनी होगी, जो भी तरामीम होनी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ वो अदालत या जिसको या बेंच का नाम दे रहे हैं वो करेंगे। लेकिन वो क्या कहते हैं, मरते क्या ना करते आगे कुआं पीछे खाई। ये बेंच भी अगर बन गया तो बच ये सियासतदान फिर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उस बेंच को तो इतनी पावर होगी, वो बेंच कितना एक्सटेंड करता है, कितना प्रोलॉन्ग करता है और क्या उसमें जाके फ्यूचर में उसमें अमेंडमेंट होती है। हो सकता है ये पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान में इक़्तिदार का कुछ पता नहीं होता कि कब कहां किसके हाथ से इक़्तिदार फिसले और किसके हाथ में चला जाए। तो अगर ये चालाकियां अगर जिस तरह से कर रहे हैं ये लोग, इनको जो काम कहा गया है हमजा, अगर इन्होंने वो काम नहीं किया तो आप ये लिख के रख लें कि हुकूमत के भी ज्यादा दिन नहीं होंगे। जो इन्होंने चालाकियां की तो इनके आगे भी वो चालाकियां आएंगी, क्योंकि PTI एक वाहिद ऐसी जमात है जिसके ना मामला तय पाने हैं और सब कुछ ठीक हो जाना है। अच्छा सफीना साहब, इसमें इंदिया ये भी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई सरप्राइजेस जो है वो लेके बैठी हुई है, और जिस तरह से बैरिस्टर गोहर खान साहब ने 7 मेंबरान का जिक्र किया और दूसरी जानिब आपने जिस तरफ इशारा किया कि अगर अहकामात पर अमल ना हुआ तो फिर हुकूमत के साथ हाथ हो सकता है, तो वो 7 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलके नो कॉन्फिडेंस मोशन ये कहा जा रहा है, तो इसमें ये भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। देखिए हमजा, मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर इन्होंने उनके साथ चालाकी करने की कोशिश की जो इनको लेके आए हैं,
तो वो इनको चालाकी महंगी पड़ जाएगी। अब देखें ना कि एक ऐसा वो मेंबरान जो 7 मेंबरान है वो क्यों एक ऐसी हारी हुई पार्टी की सपोर्ट करेंगे जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका इक़्तिदार से कोई लेना देना नहीं है। उनके अंदर इतने गट्स, इतनी खरीज कहां से आ गई कि वो 7 के 7 जो लोग हैं वो जाके पीटीआई के साथ खड़े हो गए। उनको तो पता है कि ये तो हारा हुआ लश्कर है, तो इनसे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, अनटिल अनलेस उनको कहीं और से आशीर्वाद ना हो। अगर इन्होंने इस तरह से करने की कोशिश की तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने पूरी तरह से जो कार्ड है वो हुकूमत के हाथ में नहीं दिए हुए हैं। ये तो कठपुतलियां हैं। शहबाज शरीफ साहब को भी पता है कि वो बिना उनकी पार्टी जीते इलेक्शन में वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। नवाज शरीफ साहब की अपनी पॉलिटिकल जो पोजीशन है वो आप सबको पता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनकी पूरा फोकस है कि वो जितना अरसा रहती है वो अपने आप को ग्लोरीफाई कर सके। अभी जो पंजाब के अंदर चल रहा है, जो स्टूडेंट्स की एक मार कुटाई चल रही है, एहतजाज चल रहा है, हालांकि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो हुकूमत जो आईनी तरमीम है उनको करना पड़ेगा, जो उनको अहकामात मिले हैं उनको उसी तरह से फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो मजीद चंद माह का होगा और काया पलटेगी। 2025 में एंटर होंगे आप और आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा सफीना साहबा, आखिर में आपसे इस पे भी जानना चाहूंगा कि जो सेनेटर्स हैं उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। बीएनपी मैंगल की जानिब से सेनेटर जो है नसीमा खान साहबा, उन्होंने अभी सेनेट इजलास में गुफ्तगू करते हुए भी आपदीदा हो गई और पहले भी साफियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बहुत प्रेशर है, आपको भी पता है। और इसी तरह से एक और सेनेटर हैं, उनको और 2 सेनेटर्स के बच्चे जो हैं वो भी लापता हैं। और लाहौर में हमने देखा ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं, उनकी बीवी जो हैं, वाइफ हैं, उनको भी कल वो भी लापता रहीं। दोबारा अब वो घर पहुंच चुकी हैं। तो इस तरह से करने की कोशिश की जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए हमजा, ये भोंडे तरीके हैं हुकूमत के। एक तरफ आप दूसरों की माओ बहनों बेटियों को उठा रहे हैं, वो अपने बेंच, अब तमीम आईनी अदालत भी नहीं, आईनी बेंच बनाने के लिए ये कर रहे हैं काम, तो फिर भी ये पूरा नहीं कर रहे। तो ये कर क्या रहे हैं ये हुकूमतें? ये तो कह रहे थे कि हमारे पास पूरा मैंडेट है, हमारे पास बंदे पूरे हैं। जब इनके पास पूरे नंबर्स हैं तो ये लोगों की माओ बहनों बेटियों को क्यों उठा रहे हैं, लोगों की बहुओं को क्यों उठा रहे हैं? कल को फिर इनकी बेटियां उठाई जाएंगी तो बिलीव करें हमजा, किसी के लिए इनके दिलों में सिंपैथी नहीं होगी। कोई भी इनके लिए आंखें नम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो इनको भुगतना पड़ेगा। इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी हम तब भी रोते थे, हम यही पीटते थे कि ये जो इमरान खान कर रहे हैं इनको भी कल को भुगतना पड़ेगा। उनको अब एहसास हो रहा है कि हमने क्या किया था और क्या भुगत रहे हैं। इसी तरह से इनको खुमार है ये हुकूमत, ये तीनों पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त उस खुमार में है कि शायद हमारे अलावा कोई नेमुल बदल नहीं है। वही खुमार इमरान खान साहब को भी था जब इक़्तिदार में थे। उनको यही था कि अब मेरे अलावा कोई और बंदा एक्सेप्टेबल नहीं है। उस खुमार में अब नून लीग मुब्तला हो चुकी हुई है कि शायद हमारे बगैर अब कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जब इंसान ये सोच लेता है तो उसकी वहीं से ही तजल्ली शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई भी शख्स जो है सियासत में वो फानी नहीं है। कोई भी शख्स किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। हल्की से आपने मूव गलत की और आप जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे। तो हुकूमत मुझे लगता है कि वो मैं कहती हूँ सिरात मुस्तकीम की तरह जो है ना बहुत बारीक थिन लाइन पे जो है वो गुजर रही है, जहां से इनकी एक गलती सी मूव जो है ना वो गलत मूव इनको नीचे गिरा देगी। ठीक है, इसका शायद इनको भी एहसास हो नहीं रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सफीना खान साहबा, सुंदस मुकीम साहब हमारे साथ मौजूद थी। और नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है। हुकूमत वक्त जो है इसको होश के नाखून लेने चाहिए, इसमें सफीना खान साहबा की जानिब से कहा गया। और उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है इस तरह के भोंडे तरीकों से अगर आईनी बेंच के लिए तमाम तरह इकदाम कर रही है तो ये बिल्कुल काबिल मजम्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्तकबिल में अगर फिर इनके साथ ऐसा होता हुआ नजर आया तो फिर डेफिनेटली कोई भी इनके साथ खड़ा होता हुआ नजर नहीं आएगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।